नमस्कार, मैं हूँ चंचला। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल चंचला's होम लाइफ में। आज की वीडियो मेरी किचन में किए गए कुछ बदलाव से है। किचन जो कि घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है और किचन से ही पूरे परिवार की हेल्थ जुड़ी हुई है। हमें सीधे सीधे कभी भी ये पता नहीं चलता कि हमारी सेहत पर कौन सी चीज़ों का कितना अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो या किचन में यूज होने वाला कोई सामान हो, जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हो, उन चीज़ों को छोड़ने में ही हमारी भलाई है। और मैं भी अपने किचन को लंबे समय से चला रही हूँ, तो जहाँ तक संभव हो पाया है मैंने भी अपने किचन में छोटे छोटे बदलाव किए हैं, सुधार किए हैं। और धीरे धीरे करके वैसे तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन जिनमें से मैं कुछ को शेयर कर रही हूँ, जिनमें कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं और कुछ मटेरियल्स हैं। तो किस तरह से हम अपने किचन में छोटे छोटे बदलाव लाकर अपने किचन को इन्हेंस कर सकते हैं, अपने किचन को हेल्दी बना सकते हैं और खुद को और अपनी फैमिली को कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं किसी भी तरह की बीमारी होने या ना होने जैसी किसी बात की गारंटी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसकी जानकार नहीं हूँ। मैं वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो हमें अपने आसपास से पता चलता है। तो सबसे पहला जो बदलाव है वो किचन का बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन चीज़ है, नमक से मैं शुरू करूँगी। नमक हर घर में 2-3 तरह के होते ही हैं। तो सादा नमक, आयोडीन नमक जो है रेगुलर तो यूज हम करते ही हैं। तो नमक के बारे में अगर आप बहुत अधिक जानकारी जुटाएंगे, वैसे तो नमक भी कई प्रकार के होते हैं और सबकी अपनी क्वालिटी और अलग अलग ज़रूरत है, सभी का अपना बेनिफिट्स है। लेकिन सेंधा नमक को सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है, क्योंकि ये शुद्ध नमक होता है, नॉन केमिकल प्रोसेस होता है ये सेंधा नमक, इसलिए इसको हेल्दी माना जाता है। सेंधा नमक भी कई अलग अलग नाम से और थोड़े से अलग अलग होते हैं। ये रॉक साल्ट है, ये हल्का सा देखने में पिंक सा दिखता है, रेड हल्का सा होता है नॉर्मल नमक से। नॉन केमिकल प्रोसेस्ड है ये, और ये हेल्दी और नेचुरल है और ये कई तरह से हमारी बॉडी को जो है बैलेंस करता है। तो इससे पहले हम व्रत में ही या कभी कभार ही सेंधा नमक का यूज होता था, लेकिन सेंधा नमक जो रॉक साल्ट है, ये नमक भी आयोडीन युक्त है, इसलिए हमने सेंधा नमक को जो है कंटिन्यू किया और काफ़ी सालों से कर रही हूँ। सेंधा नमक से खाना तो टेस्टी बनता ही है और खाने में भी ये लाइट फील होता है। हमारी सेहत के लिए आयोडीन भी बहुत मायने रखता है, तो आयोडीन की कमी भी नहीं होना चाहिए शरीर में, इसलिए जो स्पेशल आयोडीन नमक आता है इसको भी हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, इसको भी बीच बीच में लेती हूँ ताकि नमक का जो बैलेंस है वो बना रहे। और काला नमक भी ज़रूरत के हिसाब से यूज होता है। और दूसरे नंबर पे चीनी है। तो घर में मीठा खाना सभी को पसंद है, खास करके बच्चे जहाँ हो वहाँ अधिक संभावना होती है। चीनी का अधिक यूज हम सभी के लिए नुकसानदायक बताया जाता है। चीनी की जगह गुड़ को अच्छा माना जाता है, और गुड़ भी शुद्ध हो, मिलावटी ना हो तब। तो मैंने भी चीनी को कम किया और पहले मैं ज्यादातर मीठी चीजें चीनी से बनाती थी, पर कई सालों से ज्यादातर गुड़ से बनाती हूँ। और गुड़ में भी मैं इस तरह का जो लूज और काले टाइप के गुड़ होते हैं, इसको शुद्ध माना जाता है, तो यही गुड़ मैं यूज करती हूँ। चाहे खीर बनानी हो, दलिया बनानी हो, दही के साथ खानी हो, या कभी कभी चाय भी बना लेती हूँ गुड़ से ही। उसके बाद तीसरे नंबर पे है मैदा, जो कि बहुत ही अनहेल्दी फूड है, हमारे बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है मैदा। तो मैदे को भी मैंने बहुत हद तक कम कर दिया है अपने किचन में यूज करना। कुछ भी बनाना होता है तो अधिकतर मैं सूजी, आटे का ही यूज करती हूँ। कोई ऐसी चीज हो जो मैदे से ही बनती हो, वही काफी दिनों के बाद बनता है। कभी कभी मैदे का यूज करती हूँ, ना के बराबर। और चौथे नंबर पर आता है चावल। तो वैसे तो चावल भी कई प्रकार के होते हैं और बहुत सारे इसकी किस्में होती हैं। चावल जो है मुख्यतः 2 ही तरह से तैयार होते हैं, एक ब्राउन राइस और दूसरा व्हाइट राइस। सेहत की दृष्टि से ब्राउन राइस को जो है अधिकतर खाने की सलाह दी जाती है। ब्राउन राइस में व्हाइट राइस के मुकाबले अधिक न्यूट्रिशन वैल्यू होती है।
हालांकि दोनों ही चावल जो है एक ही धान से तैयार होते हैं, बस इनका बनाने का प्रक्रिया, चावल को तैयार करने की विधि अलग अलग है और इस अलग अलग प्रक्रिया की वजह से ही दो तरह के चावल होते हैं और दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू में जो है अंतर आ जाता है, एक का कम और एक का ज्यादा हो जाता है। ब्राउन राइस को तैयार करने के लिए जब धान को उबाला जाता है तो धान के छिलके में जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्व को चावल जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्राउन राइस में सिर्फ इसके जो है ऊपरी छिलके उतारे जाते हैं। इस तरह से ब्राउन राइस में जो नेचुरल पोषक तत्व होते हैं वो मौजूद रह जाते हैं। तो वही वाइट राइस में पॉलिश प्रक्रिया और डबल प्रोसेस करके उसकी ऊपरी लेयर को हटा दिया जाता है, जिससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में जो है थोड़ी कमी आ जाती है, कुछ ही न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें रह जाते हैं। और वैसे वाइट राइस में वो नहीं नकार सकते, उसमें भी कुछ पोषक तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन हाँ वाइट राइस को कुछ कुछ प्रॉब्लम में उसको जिम्मेदार माना जाता है। तो इसी वजह से ब्राउन राइस को जो है अधिक खाने की सलाह दी जाती है। इसलिए मैं भी डेली बेसिस पर लंबे समय से ब्राउन राइस को ही यूज करती हूँ और कभी कभी ही स्पेशल कुछ बनाना हो तो बीच बीच में वाइट राइस को यूज करती हूँ। और वैसे भी सभी चीज़ों की लिमिट है कि कोई एक चीज़ जिम्मेदार नहीं होती किसी भी प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑयल जो माना जाता है वो है सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल तेल, जैतून तेल। कच्ची घानी सरसों के तेल को सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। इसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं नेचुरली इसमें विटामिन मिनरल्स जो है मौजूद होते हैं, क्योंकि ये कोल्ड प्रेस ऑयल होता है। टेस्ट के हिसाब से भी सरसों तेल अच्छा है और डीप फ्राई या फिर शैलो फ्राई भी हम इसको इजीली कर सकते हैं। इसलिए कुकिंग के लिए मैं नंबर 1 पे कच्ची घानी सरसों तेल का यूज करती हूँ। और दूसरे नंबर पर है घी। तो घी मैं पहले कम यूज करती थी, लेकिन बाद में घी का यूज अधिक होने लगा। चाहे पराठा बनाना हो, पुड़िया बनाना हो, कुछ भी तलना हो, सरसों तेल और घी का ही यूज करती हूँ। घी में भी अगर देसी गाय का घी हो तो घी बहुत ही अच्छा माना जाता है। और चाहे घी हो या तेल, जरूरत से ज्यादा यूज हमें नुकसान देता है। और नारियल तेल को हमने 2 बार खाने में यूज किया है। नारियल तेल से हमने पूरी बनाए थे जो कि खाने में लाइट फील हुआ था और अच्छा ही लगा था, हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई थी तब। और यहाँ पर हमने एडिबल नारियल तेल को यूज किया है। कोकोनट ऑयल को खाने में अच्छा जरूर माना जाता है, लेकिन हम लोग पसंद करते हैं खाने में और कम ही जगह पे यूज होता है। और क्योंकि एक हैबिट पड़ गई है सरसों तेल और घी में सब कुछ खाने की, तो वो टेस्ट कोकोनट ऑयल में नहीं मिल पाता। और शायद बॉडी भी एक्सेप्ट ना करे नई चीज को, अगर हमने कभी नहीं खाया है तो। जगह और मौसम का भी फर्क पड़ता है कोकोनट ऑयल को खाने में यूज करने में, क्योंकि कोकोनट ऑयल का नेचर ठंडा होता है और ठंडी जगह पर या ठंडे मौसम में कोकोनट ऑयल का यूज शायद उल्टा प्रभाव डाले। तो जहाँ पर जो शुरू से चल जाती है और जो हैबिट पड़ जाती है, तो मेरे ख्याल से हमें वही यूज करना चाहिए। और नारियल तेल को हमने बस ट्राई किया है और इसका मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। कुकिंग ऑयल में रिफाइंड ऑयल को अच्छा नहीं माना जाता है और एक्सपर्ट हमें इसे खाने की सलाह नहीं देते हैं। लंबे समय के बाद इसके कई साइड इफेक्ट बताए जाते हैं। रिफाइंड जो है केमिकल प्रोसेस होता है, बार प्रोसेस होकर ये तैयार होता है, तो इसके जो भी पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हुए होते हैं। रिफाइंड के बारे में यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगी। अब मैं कोई सा भी रिफाइंड यूज करती थी, ये लगभग 9 साल पहले की बात है और हमारे यहाँ कोई हार्ट पेशेंट आए हुए थे ट्रीटमेंट के लिए। हालांकि तेल को भी एक वजह माना जाता है हार्ट प्रॉब्लम के लिए। अधिक तेल खाने या गलत तेल खाने से भी हार्ट प्रॉब्लम होता है। और वैसे तो डॉक्टर हार्ट पेशेंट को तेल खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन तेल हमारे यहाँ यूज होता ही है और लोग खाने के लिए भी नहीं छोड़ते और तेल भी खाना जरूरी है। तो उनके लिए तो सरसों तेल को हेवी बताते हुए उस समय उन्होंने राइस ब्राउन ऑयल को एक लिमिट मात्रा में, कम मात्रा में यूज करने की सलाह दी थी। और तब से लेकर अभी तक ज्यादातर मैं रिफाइन में राइस ब्राउन ऑयल को ही यूज करती हूँ। बाकी रिफाइन के मुकाबले फिजिकली रिफाइंड राइस ब्राउन ऑयल को अच्छा बताया जाता है। इसमें संतुलित फैट पाया जाता है और जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है,
जिससे कई तरह की प्रॉब्लम से हमारी हेल्थ की रक्षा होती है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि राइस ब्रान ऑयल यूज करने से हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा या और कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बाकी चीज़ें भी मैटर करती है। उसके बाद एक और बड़ी जो गलती हम करते हैं, जब भी कुछ तलते हैं और जो तेल बच जाता है उसको हम स्टोर करके रख लेते हैं और दोबारा उस तेल से फिर हम तलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि तेल हम इतना डालें कि हमारा तेल उसी समय ख़त्म हो जाए, और अगर बच भी जाता है तो उस तेल को दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। और तेल को जब भी फेंकना हो ठंडा करके बोतल में भर के या फिर किसी डब्बे में भर के उसे ढक्कन बंद करके कूड़े के साथ फेंकना चाहिए, ताकि सिंक या टॉयलेट में डालने से या पाइप में जमा हो जाता है और आगे जाके हम सब के लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है। उसके बाद मटेरियल्स की बात करें तो नंबर 1 पर है प्लास्टिक, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है और पर्यावरण में ये इतना घुल मिल गया है कि हमारा नहीं चाहने पर भी ये तो कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत मात्रा में जो है हमारे शरीर में आ ही रहा है। प्लास्टिक का हमारे सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पेट की बीमारी से लेकर ब्रेन तक की बीमारी होने की बात बताई जाती है। प्लास्टिक गर्म होने पर तो पिघलता ही है, गर्म वातावरण में भी प्लास्टिक पिघलता है और उसमें जो केमिकल होता है उसका रिसाव होता है और वो खाना पीने के साथ जो है मिलकर हमारे शरीर में जाता है। इसलिए कभी भी खाने पीने के लिए प्लास्टिक से बना बाउल, बोतल या लंच बॉक्स हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसलिए हमने भी अपने किचन में जो भी प्लास्टिक के बाउल थे, लंच बॉक्स, वाटर बोतल, ये सब कुछ हमने हटा लिया है। और तेल जो कि प्लास्टिक के बोतल में आता है, तो उसके लिए भी हमने स्टील का बोतल रख लिया है अपने किचन में। और गैस चूल्हे के पास तो प्लास्टिक की बोतल बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि चूल्हा हमेशा जलता रहता है तो ये जगह वैसे ही गर्म होती रहती है। और बाकी जो डब्बे वगैरह हैं उसमें सूखी चीज़ों को मैं रखती हूँ। हम सभी के घरों में प्लास्टिक के बहुत सारे सामान मिल जाएंगे, जिसमें मैं ये छन्नी देखती हूँ जिसमें कि चाय, दूध, गरम तेल छानी जाती है और गरम चीज़ें जैसे सब्जियाँ हो, छोले वगैरह हो, प्लास्टिक की टोकरी में उसका पानी निथारा जाता है, जो कि बहुत गलत है। ये प्लास्टिक पिघल कर सीधे हमारे शरीर के अंदर जा रहा है और इसका जो बुरा प्रभाव शरीर पर पड़ेगा वो सीधे सीधे हमें कभी भी पता नहीं चलेगा, ना ही एक दिन में पता चलेगा। तो ये छन्नी और ये प्लास्टिक की टोकरी तो मेरे पास भी हैं, अभी भी हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ गर्म चीज़ों को। प्लास्टिक की टोकरियों को मैं सब्जी धोने रखने में यूज़ करती हूँ और छन्नी को मैं रंगोली बनाने में यूज़ करती हूँ। और कई साल से मैं इस स्टील की छन्नी और इस स्ट्रेनर का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ये प्लास्टिक की चॉपिंग बोर्ड, जो कि मेरे किचन से हटाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें जब हम सब्जियां काटते हैं तो चाकू की धार लगकर इसमें से जो है प्लास्टिक के भी छोटे छोटे टुकड़े जो हैं जाने अनजाने सब्जियों के साथ मिलकर सीधे शरीर में चला जाता है। इसलिए इसे भी हटाकर हमने ये वुडन वाली चॉपिंग बोर्ड रख लिया है। इसमें सब्जियों को कट करना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि ये वुडन का है और ठीक है तो सब्जियां बहुत ही इजीली कट जाते हैं। और ये बम्बू का बना हुआ है, तो अगर इसके छोटे मोटे टुकड़े चले भी जाते हैं सब्जियों में तो किसी तरह का बुरा असर नहीं पड़ेगा शरीर में। प्लास्टिक के सुंदर सुंदर डब्बे, ऑर्गेनाइजर वगैरह सस्ते दाम पर मिल जाते हैं, तो ये घर को ऑर्गेनाइज रखने में सुविधा जरूर होती है इससे, लेकिन जहाँ तक संभव हो हमें प्लास्टिक का कम यूज करना चाहिए। और अगर घर में बेकार के बोतल या प्लास्टिक के डब्बे हों तो उसे यहाँ वहाँ ना फेंक करके एक अच्छा काम हम कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं और अपने घर में एक अच्छा इफेक्ट डाल सकते हैं। साथ ही एनवायरनमेंट को हम थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं पोल्यूशन घटाने में। और पॉलीथीन का यूज़ हम सभी ना करें तो अच्छा है। और दूसरे नंबर पर है नॉन स्टिक कुकवेयर, जिसका एक गुड पॉइंट हम सभी को पता है कि ये इसमें कम तेल में जो है बिना चिपके ये खाना अच्छे से कुक हो जाता है और खाने में हमारा तेल को कम कर देता है। इसे यूज़ करना, केयर करना बहुत ही आसान लगता है और किचन में तो ये देखने में सुंदर लगता ही है। नॉन स्टिक कुकवेयर को अगर हम यूज़ करते हैं तो कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो हमें लो क्वालिटी और सस्ते नॉन स्टिक कुकवेयर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इस तरह के नॉन स्टिक कुकवेयर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं।
जिसमें कि खाना कुक करना सही नहीं होता। जो अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं उनकी बनावट अच्छी होती है, उनकी कोटिंग कई लेयर में होती है और बहुत अच्छे से कोटिंग की हुई होती है, जिससे कि बर्तन जल्दी खराब नहीं होते हैं। साथ ही ये नॉन स्टिक कुकवेयर PFOA फ्री होते हैं, जो कि पहले के मुताबिक बर्तन को हेल्दियर बताते हैं। इनमें कुछ सावधानियां दी गई होती है, उनको हमें बरतना होता है, जैसे कि इनको प्रीहीट नहीं करना है और तय तापमान से अधिक तापमान पर भी हमें खाना कुक नहीं करना है, और न ही इसमें तलने भूनने का काम करना होता है, और किसी तरह का नुकीली चीज़ों को भी नहीं लगने देना है। स्मूथली इनकी क्लीनिंग करनी होती है, जिससे कि किसी तरह का खरोंच ना हो और इसकी कोटिंग ना उतरे, जिससे कि हमारा बर्तन खराब हो। और नॉन स्टिक कुकवेयर के साथ ऐसा कहा जाता है कि अगर बर्तन में जरा सा भी खराबी आ गई हो, खरोंच आ गया हो या उसकी कोटिंग उतर गए हो, तो उस तरह के बर्तन में हमें खाना कुक नहीं करना चाहिए और न ही उस बर्तन का खाना कुक किया हुआ खाना चाहिए। और अगर इस तरह के बर्तन में हम खाना कुक करते हैं और खाना खाते हैं तो ये खाना हमें नुकसान करेगा ही, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हो। लेकिन एक्सपर्ट ऐसा बताते हैं कि लॉन्ग टाइम तक नॉन स्टिक कुकवेयर में खाना पकाकर खाने से सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस नॉन स्टिक कुकवेयर को तैयार करते समय जिस केमिकल का यूज होता है, इस कुकवेयर के अधिक हीट होने पर वो धीरे धीरे पिघलता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाने में मिलता है, जो कि लॉन्ग टाइम के बाद शरीर पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपनी बात बताना चाहूँगी। तो मेरे पास बहुत पहले से भी नॉन स्टिक कुकवेयर थे और 4 साल पहले भी मैंने एक बहुत ही शौक से डोसा तवा लिया था, जो कि ब्रांडेड है, अच्छी कंपनी का है, अच्छा है, लेकिन मैंने उसमें मात्र अभी तक 2 ही दिन डोसा बनाए हैं। इस कुकवेयर के हीट होने से जो फ्यूम निकलता है उससे भी पर्यावरण दूषित होता है। तो ऑलरेडी हमने अपने घर में जो है छोटे छोटे 2 बर्ड पाले हुए हैं, तो इसलिए मैंने फिर दोबारा कभी भी इस नॉन स्टिक कुकवेयर में खाना कुक नहीं किया और इसकी जगह मैं लोहे के तवे को यूज करती हूँ। और इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं नॉन स्टिक कुकवेयर के अगेंस्ट हूँ या किसी ब्रांड या कंपनी के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैं इसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ। हमें कहीं से भी किसी भी माध्यम से हमें जब किसी चीज का पता चलता है और हमें जो अच्छा लगता है वो हम खुद पर अप्लाई करते हैं। मुझे जो अच्छा लगा मैंने खुद पर अप्लाई किया और आप सबसे शेयर किया। ये बात आप पर लागू नहीं होती है, आपको जो अच्छा लगेगा आप वो करेंगे और कुछ भी करने से पहले अच्छे से जानकारी जुटाएंगे। उसके बाद है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के बारे में भी ऐसा बताया जाता है कि लंबे टाइम तक एल्युमिनियम के बर्तन में भी अगर हम खाना पकाकर खाते हैं तो इससे भी सेहत को नुकसान होता है। एल्युमिनियम के बर्तन में खाना पकाना बहुत आसान लगता है, क्योंकि ये हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। जानकार ऐसा बताते हैं एल्युमिनियम गर्म होने पर एसिड वाली खाना जैसे खटाई के साथ रिएक्शन करता है। जब हम इसमें किसी तरह की खट्टी चीजें या खट्टी चटनी वगैरह बनाते हैं तो इसमें एल्युमिनियम की कुछ मात्रा खाने में मिल जाता है, जो खाने को टॉक्सिक बना देता है, जो कि खाने के साथ हमारे शरीर में जाता है। और एल्युमिनियम इतना ठोस धातु है जिसको कि बॉडी का सिस्टम भी बाहर करने में सक्षम नहीं होता है, और ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में लॉन्ग टाइम से उस बॉडी में ही जमा होता रहता है, जो आगे चलकर कई बीमारियां देता है। और जाने अनजाने हमने भी एल्युमिनियम के बर्तन में लंबे टाइम तक खाना पका कर खाया है, बल्कि जानकारी होने के बावजूद भी हमने काफी दिन तक इस पर खाना पकाया, क्योंकि इसको हटाने में थोड़ा सा समय लगा था। इस बात को एक गृहिणी अच्छे से समझ सकती है, लेकिन पहले सेहत है तो ही सब कुछ है। तो वैसे तो खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन को सबसे बेस्ट माना जाता है और लोहे के बर्तन को और स्टेनलेस स्टील के बर्तन को भी अच्छा माना जाता है। और लोहे के बर्तनों के साथ भी ऐसा है कि अगर हम लोहे के बर्तन में खाना कुक करके खाते हैं तो वो फायदेमंद होता है, हमारे शरीर को आयरन मिलता है। और यही खाना अगर देर तक रखा रह जाता है और इसमें जंग लग जाता है तो ये खाना भी हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। और स्टेनलेस स्टील के बर्तन के साथ ऐसा कहा जाता है कि अगर इसमें कोई फायदा नहीं है तो इसके कोई नुकसान भी नहीं है। तो इसलिए हमने भी अपने किचन में जितने भी एल्युमिनियम के बर्तन थे उन सबको हटा दिया और उनकी जगह स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को रख लिया। और लोहे की कढ़ाई तो मैं पहले से यूज करती ही थी,
तो ये थे कुछ छोटे छोटे बदलाव जो हमने अपने किचन में किए हैं, जो मुझे अच्छा लगा और आपसे शेयर किया। और इस वीडियो में जो भी बातें हमने आपसे शेयर किए, इनमें से किसी भी बात की पुष्टि मैं नहीं करती हूँ और ना ही किसी समाधान की गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक साधारण सी गृहिणी हूँ। क्योंकि मैंने भी जानकारी नेट के माध्यम से ही जुटाई है और इस वीडियो को किसी भी समस्या के समाधान के रूप में ना लेकर नॉर्मल सुझाव की तरह ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।